वेलकम टू रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास। आज मॉड्यूल 1 का लेक्चर 3 है और आज का टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी वर्सेस नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। पिछले लेक्चर में हमने मुकम्मल रिमोटोलॉजिकल हिस्ट्री लेना सीखा था और हमने ये जो है डिफ्रेंशिएट करना सीखा था कि मेडिकल हिस्ट्री कैसे ली जाती है और रिमोटोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे ली जाती है। आज के लेक्चर में हम रिमोटोलॉजी के सबसे बेसिक और सबसे जो है अहम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, जो कि है इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में डिफ्रेंशिएट करना। ये डिफरेंस इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ही वो फर्स्ट स्टेप है जो आपको राइट डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाएगा। अगर यही जो डिफरेंस है वो गलत हो जाए तो पूरी क्लिनिकल रीजनिंग गलत हो जाएगी, गलत इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, गलत ट्रीटमेंट दिया जाएगा और एट द एंड क्या होगा, मरीज़ को नुकसान होगा। पाकिस्तान में इस एक डिफरेंस को ना समझने की वजह से लाखों मरीज़ या तो मिसडायग्नोज्ड हैं या वो गलत ट्रीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन दरअसल क्यों होती है। कुछ हम इस पे बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। हमारा जो जोड़ है उसमें एक सैनोविल मेम्ब्रेन उस जोड़ को ढक के रखती है, कवर करके रखती है, और ये सैनोविल मेम्ब्रेन क्या करती है, सैनोविल फ्लूइड बनाती है। जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो इम्यून सिस्टम में जो कोई प्रॉब्लम आने की वजह से या वैसे ही जो जॉइंट्स में जब कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है तो ये जो सैनोवियल मेम्ब्रेन है ये जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें इम्यून सेल जो है वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और एट द एंड क्या होती है, सैनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम सेनोवाइटिस कहते हैं। ये सेनोवाइटिस की स्टोरी है। और जॉइंट में ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अफ्यूजन कहते हैं, और जॉइंट के जो राउंडेड जो है ना उसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, रेडनेस आ जाती है, जॉइंट हॉट हो जाता है और उस पर स्वेलिंग आ जाती है। और यही वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में होता है और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में नहीं होता। इसके अगेंस्ट हम जब नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हम देखते हैं तो उसमें ये जो साइनोवियल इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होती, बल्कि उसमें कार्टिलेज जो है वो घिस रहा होता है, कार्टिलेज टेयर होता है, वेयर एंड टेयर, मैकेनिकल स्ट्रेस या क्रिस्टल डेपोजिशन जैसे जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब आते हैं जी, इसमें प्रैक्टिकल डिफरेंस कैसे है, हम थोड़ा सा डिस्कशन को मज़ीद जो है वो आगे लेकर जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो आपने डिफरेंस करना है तो हमारे पास 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टूल्स हैं, उनकी बुनियाद पे आपने जो है वो ये डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे अहम है, हमारा पहला लास्ट टॉपिक जो हिस्ट्री था, उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद है लैब टेस्ट, और उसके बाद है सैनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। ये 4 जो है हमारे क्लिनिकल टूल्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो है वो डिफरेंस करना सीखेंगे। हम वन बाय वन इन पे जो है डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री पे भी करेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री पे करते हैं। हिस्ट्री के ज़रिए हमने जो है वो फ़र्क कैसे करना है। सबसे पहले ये देखें कि हिस्ट्री के जो ज़रिए फ़र्क करना है उसमें सबसे अहम तरीका क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस का है, जो हम हिस्ट्री के वक्त पूछ सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कशन की थी मॉर्निंग स्टिफनेस पे। लेकिन आज हम ज़रा इसे और डीपली इसको जो है ना हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ही मज़े की चीज़ है। रिमोटोलॉजी में मॉर्निंग स्टिफनेस आपको बहुत से क्लू दे जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में पहला क्लू क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा रहती है, और ये इसलिए होता है कि रात को जब भी कोई मरीज़ होता है तो साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी जो मेडिएटर्स होते हैं वो जॉइंट में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और क्योंकि जॉइंट स्टैटिक होता है, हरकत नहीं कर रहा होता, तो उससे सैनोवियल फ्लूइड जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। जब मरीज़ सुबह उठता है और वो मूव करना स्टार्ट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्पर्स होते हैं और स्टिफनेस कम होती है। अक्सर औकात ये क्वेश्चन किया जाता है, पेशेंट कहते हैं जी डॉक्टर साहब मुझे गैंठिया है या मुझे कोई भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, कोई और ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो वो कहते हैं ये क्या वजह है, मॉर्निंग स्टिफनेस हमें होती क्या है।
मॉर्निंग स्टिफनेस इसलिए होती है कि जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें जो है जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, 3 जो है वो कल्प्रिट हैं, इंटरलिकन 1, इंटरलिकन 6 और टीएनएफ अल्फा। ये जो है वो जॉइंट में यही इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जाके जॉइंट में स्टिफनेस काज करवाते हैं। और नॉर्मल पर्सन में कॉर्टिसोल लेवल सुबह के वक्त हाई होता है, इसलिए उनमें स्टिफनेस नहीं होती। लेकिन जो आरए का पेशेंट है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, उनमें कॉर्टिसोल जो है वो स्लो होता है। तो क्या होता है कि वो बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो है वो स्टिफनेस, और ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्पर्स आहिस्ता-आहिस्ता होते हैं, इस वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। तो अब मैंने सोचा आपको ये मॉर्निंग स्टिफनेस का भी एक क्वेश्चन क्लियर कर दूँ। अक्सर औकात क्वेश्चन होता है कि सुबह के वक्त क्या क्या ये इसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है, स्टिफनेस होती क्यों है? अच्छा जी, नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह का अकड़ाव है, ये होती है, लेकिन ये सिर्फ फ्यू मिनट्स की होती है। मैक्सिमम ये 30 मिनट्स की होगी। मीन्स ये 30 मिनट से होगी बिलो, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों कंडीशंस पे आपने फ़र्क करना सीखना है। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, मोर देन 30 मिनट्स, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर तक भी चली जाती है। और स्पेशली जो है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़, जो एशियन कंट्रीज़ है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के पेशेंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू जो है यूरोपियन कॉकेशियन पॉपुलेशन। मॉर्निंग स्टिफनेस को देखना है। रेस्ट जो है और एक्टिविटी, इसका भी जो है इम्पैक्ट दोनों में मुख्तलिफ होता है। ये भी देखना है कि रेस्ट के साथ कौन सी इंप्रूवमेंट आती है, या एक्टिविटी के साथ इंप्रूवमेंट आती है, या रेस्ट के साथ, ये भी इम्पैक्ट आपने देखना, और आगे इसको हम डिस्कस भी करते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में रेस्ट करने से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, और मूव करने से जो है वो तकलीफ़ बेटर हो जाती है। यही वो मरीज़ है जो बताएगा कि आपको अगर मैं ज़्यादा देर बैठा रहता हूँ या मैं लेटा रहता हूँ तो उठने पर जोड़ और ज़्यादा कट जाते हैं, लेकिन जब मैं हरकत करता हूँ, चलता फिरता हूँ, तो मेरी कोई भी जो जोड़ हैं, मुतासरा जोड़ हैं, वो बेहतर हो जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जेलिंग फिनोमिना कहते हैं। रेस्ट और एक्टिविटी में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ये बात हो गई कि रेस्ट करने से, एक्टिविटी ना करने से पेन ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो उठ के चले फिरेगा तो फिर एक्टिविटी करने से उसका पेन कम हो जाएगा। ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की निशानी है। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में इसका अपोजिट होगा। हरकत करने से और वेट जो है अपलिफ्ट करने से तकलीफ़ ज़्यादा होगी, और रेस्ट करने से जो है वो तकलीफ़ कम हो जाएगी। जैसा कि केस में होता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बताता है कि मैं जब भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या मैं कुछ ज़्यादा लंबी वॉक कर लेता हूँ तो मेरे घुटने पेन करने लग जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने मॉर्निंग स्टिफनेस, रेस्ट। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे जी। हमने सिस्टेमिक सिम्टम्स को देखना है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में सिस्टेमिक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि थकावट हो सकती है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। लेकिन वेट लॉस यहाँ पे आपने माइंड में रखें, कोई ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं होगा जो रेड फ्लैग में आता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वज़न में कमी होगी, और जो है ना हर वक्त जो है ना सिकनेस फील होगी, हर वक्त बीमारी का एहसास रहेगा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी कहते हैं। तो ये सिस्टेमिक सिम्टम्स जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हो सकते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ये सिस्टेमिक सिम्टम्स जो है रूटीन में नहीं होते। उनमें हर वक्त जो है वो बुखार, वेट लॉस या इस तरह के जो है वो नहीं होते। मरीज़ जो है वो सिर्फ़ जो उसका टिपिकल 1 या 2 जो भी जोड़ हो सकता है उसमें तकलीफ़ बयान करता है। वो कहता है कि मेरा बस घुटना ही दर्द करता है, या मेरी कमर कूल्हा दर्द करता है, उसके अलावा बाकी सब ठीक होता है। हिस्ट्री के बाद जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हमने इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में फ़र्क कैसे करना है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की सबसे अहम और जो है सबसे अहम जो अलामत होगी वो वार्म होगा, जॉइंट स्वोलन होगा। ये 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, वार्म भी हो सकता है, स्वोलन भी हो सकता है। और जब आप जो अफेक्टेड जॉइंट है उसको आपने टच करना है, इस तरह आपने देखना है, तो उसमें आपको हॉटनेस फ़ील होगी, वो गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जॉइंट। तो उसकी जिल्द जो है वो गर्म महसूस होगी, दूसरा जॉइंट जो है वो ठंडा हो सकता है, और जॉइंट स्वोलन होगा, सूजा हुआ होगा। उसमें एफ्यूजन भी हो सकती है, या ये सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी की बात हो रही है, इसमें बोनी इनलार्जमेंट नहीं होती, ये सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग होती है।
जिसको हम इसको क्या कह सकते हैं, सेनोवाइटिस की ये एक अलामत हो सकती है कि जब भी जो जॉइंट होगा ना, उसको जब दबाते हैं सेनोवाइटिस में, तो वो जो जॉइंट होता है वो नर्म ऐसे फोमी सा महसूस होगा, नर्म-नर्म महसूस होता है। सोज़श जो है ना फ़ील होती है, जो कि सेनोवियल मेम्ब्रेन की हमने ऊपर बात की थिकनिंग की वजह से होती है। सेनोवाइटिस जब भी जैसे यहाँ पे अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ, आप जब भी सेनोवाइटिस देखेंगे तो आपको लगेगा अंदर ऐसे जैसे अंदर कोई फ़ोम रखी हुई है, नर्म सी महसूस होगी, ठीक है? तो जो अब अगर बात करते हैं हम सेनोवाइटिस जो है उसकी बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं अगर अफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कोई पानी भरा हुआ है, अगर जॉइंट में अफ्यूजन हो यानी फ्लूइड भरा हुआ, तो हमने कुछ टेस्ट करते हैं। मोस्टली अफ्यूजन जो है वो नी जॉइंट पे होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोई सेनोवाइटिस है या अफ्यूजन? वैसे तो क्लिनिकली देखने पे पता चल जाता है, लेकिन कुछ टेस्ट भी होते हैं, यानी फ्लूइड जो है उसमें है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक तो फ्लक्चुएशन टेस्ट करते हैं, ये पॉजिटिव आ जाता है। ख़ुसूसन घुटने में बैलून साइन टेस्ट होता है या पटेला टैप टेस्ट होता है। इससे जो है अफ्यूजन कन्फर्म हो जाती है। फ्लक्चुएशन टेस्ट मैंने बताया वो पॉजिटिव होता है, और स्पेसिफिकली बैलून साइन टेस्ट और पटेला टैप टेस्ट, ये बड़े ईज़ी से टेस्ट हैं। मैं इधर आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। पटेला टेस्ट जो होता है ना, पटेला टैप टेस्ट में आप एक हाथ से जो सुप्रापटेलर पाउच है उसको कंप्रेस करते हैं और फ्लूइड को नीचे की तरफ पुश करते हैं, और फिर अगर जो पटेला है उसको उँगली से दबाएँ और वो हड्डी से जो बोन है उससे टकरा कर वापस ऊपर की तरफ बाउंस करे, तो ये मॉडरेट अफ्यूजन को कन्फर्म करता है। बैलून साइन टेस्ट क्या होता है? बैलून साइन टेस्ट में एक हाथ से सुप्रापटेलर जो पाउच है उस पर प्रेशर डाला जाता है और दूसरे हाथ को पटेला की साइड पर रखा जाता है। अगर फ्लूइड की वजह से नीचे वाले हाथ की जो उंगलियां हैं उन पर प्रेशर महसूस हो, तो लार्ज अफ्यूजन ये जो है वो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये दो टेस्ट अफ्यूजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया जी एग्जामिनेशन पे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के बारे में। कैसे पता चलेगा? एक तो हमने सेनोवाइटिस को डिस्कस किया, कैसे पता चलेगा सेनोवाइटिस होगी, और दूसरा हमने अफ्यूजन को डिस्कस किया है। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जॉइंट जो है वो हॉट नहीं होगा, या अगर हार्ड भी होगा तो वो उसमें हॉटनेस उस तरह नहीं होगी जिस तरह इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में होती है। जो नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें बोनी इनलार्जमेंट होगी, और वो जो बोनी इनलार्जमेंट होगी जो कि हार्ड होगी और नॉन टेंडर होगी। जैसा कि क्या है, उंगलियों के जो डीआईपी जॉइंट्स हैं उनमें क्या होता है, बर्डन नोड्स होते हैं, या जो पीआईपी जॉइंट्स हैं उनमें बोशार्ड नोड बनते हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक टिपिकल जो है वो अलामत है नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसी तरह जो गाउट है उसमें अक्यूट अटैक के वक्त जो है वो जॉइंट बहुत ज़्यादा हॉट होगा, रेड होगा और शदीद किस्म की टेंडरनेस होगी, लेकिन ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ना कि ये कोई जो गाउट की है, ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन है। इसको क्रोनिक सेनोवाइटिस से आपने अलग रखना है। आपने ये जैसे हमने आरए में अभी जिक्र किया, फोमी सेनोवाइटिस होती है, तो जो यहाँ पे होगी गाउट में, तो वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, उसको जब आप टच करेंगे तो वो उस तरह की फोमी नहीं होगी, ठीक है? तो ये इसको क्रोनिक सेनोवाइटिस से आपने अलग रखना है। हिस्ट्री, क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आता है लैब इन्वेस्टिगेशंस। लैब इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या ये नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है? तो लैब्स में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है वो रेज़्ड होंगे, जैसा कि ईएसआर हो सकता है, सीआरपी हो सकता है, सीरम फेरिटन हो सकता है। ये इन्फ्लेमेशन के नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स हैं। लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की जो है वो प्रेज़ेंटेशन को ये शो करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो चल रहा है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकता है, वो भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में होता है, जैसे सीरम फेरिटन का मैंने कहा है, तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। डिजीज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होंगी, जैसे कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो जो है स्पेसिफिक क्या है, एंटी-सीसीपी, सेंसिटिव क्या है, आरए फैक्टर है। अगर एएनए है, कोई हमने कोई और ऑटोइम्यून कंडीशंस को देखने हैं, एंटी डीएसडीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वगैरह हो सकता है, ठीक है?
C3 C4 हो सकते हैं, वो जो है कॉम्प्लीमेंट्स वो कम हो सकते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हो सकते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में भी ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं ना, ये रेज़्ड हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है ये नॉर्मल होते हैं। ESR, CRP तकरीबन नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये कुछ केसेस में थोड़े बड़े हुए भी हो सकते हैं। ये 30-35 तक भी सम टाइम चले जाते हैं और पेशेंट अक्सर औक़ात जो है वो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये मुझे आ रहे तो नहीं है। तो दूसरा क्या होगा फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में, अगर थोड़े बहुत जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े हुए भी हैं, तो जो डिज़ीज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया वो नेगेटिव होंगी। ये आपने बात माइंड में रखनी है। एक और बात मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मल जो ESR और CRP है, उनसे इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि अगर ESR CRP आ गया नॉर्मल, तो आप क्या कह दें कि इसको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं है, हो सकती है, माइट बी इस वक़्त लो डिज़ीज़ एक्टिविटी हो, पेशेंट रिमिशन में हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सम टाइम इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ेज़ में जो है ना मोस्टली अर्ली स्टेजेस में या सीरो नेगेटिव रूमेटाइड आर्थराइटिस में ये मार्कर जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ लैब्स को नहीं देखना, तो आपने क्लिनिकल पिक्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है कि क्लिनिकली पेशेंट क्या बता रहा है। अच्छा जी, चौथे नंबर पे जी हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। अब आ जाते हैं साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। आपने इसमें डिफरेंस करना कैसे सीखना है। साइनोवियल फ्लूइड जो एनालिसिस है, ये इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में फ़र्क करने का सबसे जो है रिलायबल मेथड है। अगर आप ये जो है इसको एग्जामिनेशन करवाते हैं, अक्सर पेशेंट तो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, एस्पिरेशन पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आपके पास कोई स्वोलन जॉइंट है और आप फ्लूइड एस्पिरेट करें, तो उस फ्लूइड का सबसे पहले आपने कलर देखना है, उसके बाद इसकी विस्कोसिटी को देखना है और उसमें व्हाइट सेल काउंट को देखना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बता देंगी कि जो है इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। क्या-क्या चीज़ें हैं? कलर, विस्कोसिटी और व्हाइट सेल काउंट, ये 3 चीज़ें। कलर, विस्कोसिटी, व्हाइट सेल काउंट, ये बताएँगे कि इन्फ्लेमेटरी है या नॉन इन्फ्लेमेटरी है। नॉर्मली जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो क्लियर होता है, शफ़ाफ़ होता है और विस्कस होता है और उसमें वो जो व्हाइट सेल्स होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, यानी ना होने के बराबर। तो मतलब वो 200 से भी कम हो सकते हैं, 200 फ़ी क्यूबिक जो है मिलीमीटर, उससे भी कम होंगे। तो जो नॉर्मल होगा, क्लियर होगा, विस्कस होगा और व्हाइट सेल काउंट क्या होंगे? 200 से भी कम होंगे। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो फ्लूइड होगा, नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में फ्लूइड वो थोड़ा-सा गदला-सा, धुंधला-सा हो सकता है। लेकिन उसमें व्हाइट सेल काउंट जो है वो 200 से लेकर 2000 तक भी हो सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम। सम टाइम देखते हैं जी 1000 आ गया तो ये कोई इन्फ्लेमेटरी, नो। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में भी जो ये है ना, ये गदला और धुंधला हो सकता है साइनोवियल फ्लूइड। विस्कोसिटी इसमें कम होती है और व्हाइट सेल काउंट यहाँ पर 2000 से लेकर 50,000 फी क्यूबिक मिलीमीटर तक जो है वो हो सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें भी साइनोवियल इन्फ्लेमेटरी में गदला या धुंधला होगा, विस्कस होगा और जो व्हाइट सेल काउंट है 2000 से लेकर 50,000 तक भी जो है वो हो सकते हैं। और अगर सबसे अहम बात, अगर व्हाइट सेल काउंट चले गए 50,000 से ज़्यादा, तो ये कन्फर्म है कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सेप्टिक आर्थराइटिस की, जो कि एक इमरजेंसी है और फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर जो है जोड़ जो है वो ख़त्म हो सकता है सेप्टिक आर्थराइटिस की वजह से। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अहम जो है वो रखना है। अब जी हम जो कुछ डिजीज़ेज़ को डिस्कस करते हैं, हमने वो 4 जो है वो क्लिनिकल टूल्स डिस्कस कर लिए। अब कुछ कॉमन कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हम 2 कैटेगरीज़ में रखेंगे और इससे कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर होगा कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इनमें कौन-कौन सी डिज़ीज़ आती हैं, किस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं और हमें पता चल जाएगा कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो हम कॉमन कंडीशंस को 2 कैटेगरीज़ में रखेंगे और ये आपको मज़ीद आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो होती है ना, उसकी अहम कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे अहम, सबसे कॉमन क्या होती है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है और दूसरी जो स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। इसके साथ-साथ सोरेटिक आर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है, एसएलई हो सकती है,
ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आ सकती हैं। गाउट और सूडो गाउट जो है उनको भी उनके जो अक्यूट अटैक्स हैं उनको भी हम इसी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस भी मैंने बताया कि सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है इसमें। जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस जो है वो भी इसी में आ सकती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या हो सकते हैं? नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जैसे उधर आरए है इन्फ्लेमेटरी में सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मैकेनिकल बैक पेन हो सकता है। फाइब्रोमियल्जिया इज नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। फाइब्रोमियल्जिया अक्सर औकात लोग इसको शायद इन्फ्लेमेटरी समझते हैं। फाइब्रोमियल्जिया नॉन इन्फ्लेमेटरी। हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम हो सकता है। और जो डिफरेंट जो है वो टेंडन रिलेटेड को टेंडिनोपैथीज़ हैं, तो वो भी जो है वो मोस्टली इसी में नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में इस कैटेगरी में आती हैं। यहाँ एक अहम पॉइंट आपने मज़ीद याद रखना है कि एक ही मरीज़ में दोनों जो है वो कंडीशन एक साथ भी हो सकती हैं। ये नहीं है कि कोई इन्फ्लेमेटरी है तो उसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं आ सकती, नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस चल रही है तो उसको कोई रिस्क नहीं है कि फ्यूचर में उसको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं हो सकती। तो दोनों कंडीशन एक साथ भी हो सकती हैं। मसलन जैसे कि आरए का जो मरीज़ है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी तो हो सकती है, और किसी पेशेंट को उसको कोई जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको इन फ्यूचर कभी आरए भी तो हो सकती है, उसको एसएलई भी तो हो सकती है। तो इस तरह की कोई कंडीशंस को भी आपने वो करना है। तो इसलिए जो है क्लिनिकल रीज़निंग, मैं दोबारा कहूँ कि क्लिनिकल रीज़निंग हमेशा पूरी आपको क्लिनिकल पिक्चर जो है वो आपके सामने रख सकती है। आपने हिस्ट्री पे फिर आपने इन क्वेश्चंस के ज़रिए फ़र्क करना है। तो अब जी हम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पे बात करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को आपने एक साथ कैसे जोड़ना है और आप कैसे इन क्वेश्चंस की जो है हेल्प से आप पेशेंट की डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। ये बहुत अहम है। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क शेयर करता हूँ जो आपको हर मरीज़ के साथ जो है आपने इस्तेमाल करना है। जब भी कोई मरीज़ जो है वो जॉइंट पेन के साथ आता है तो आपने ज़हन में 5 सवाल रखने हैं। सबसे पहला ये कि कितने जॉइंट्स जो है वो अफ़ेक्टेड हैं, यानी मोनोआर्थराइटिस है, ओलिगोआर्थराइटिस है या पॉलीआर्थराइटिस, कितने जॉइंट्स अफ़ेक्टेड हैं सबसे पहले। मोनोआर्थराइटिस, ओलिगोआर्थराइटिस या पॉलीआर्थराइटिस, सबसे पहला। दूसरा क्या है कि कौन से जॉइंट्स अफ़ेक्टेड हैं और पैटर्न क्या है। मतलब क्या है, यानी कि स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड हैं या लार्ज जॉइंट्स हैं, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो ये पहला, कितने जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, फिर कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, पैटर्न क्या है। तीसरे नंबर पर मॉर्निंग स्टिफनेस, सबसे अहम क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती कितनी देर। अक्सर औकात पूछ लेते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस है, हाँ बस ठीक है, नो, कितनी ड्यूरेशन कितना है, ये बहुत पूछते हैं। चौथे नंबर पर क्या है कि जॉइंट जो है वो स्वोलन है, रेड है, या क्या किसी सेनोवाइटिस के साइंस हैं या नहीं है, ये चौथा है। और पांचवा ये है कि कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं, यानी कि फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, वेट लॉस है, फिटीग है, इस तरह के कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं या नहीं है। अगर आपने इन 5 सवालों का जवाब ढूंढ लिया तो आप इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आपके लिए ऐसे जो है बहुत ही मामूली सा काम रह जाएगा। तो इन 5 क्वेश्चंस का जो है ना आपने इस्तेमाल अपने क्लिनिकल पेशेंट जो है आप देख रहे हो तो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़रूर करना है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने और रखता हूँ, अक्यूट वर्सेस क्रोनिक का एक और अहम कॉन्सेप्ट है जो समझना इसलिए ज़रूरी है कि अक्यूट वर्सेस क्रोनिक आर्थराइटिस का फ़र्क होता क्या है। अक्यूट कब हम कहेंगे और कब वो क्रोनिक की जो है वो उस कैटेगरी में चली जाएगी। अक्यूट आर्थराइटिस तो वो होता है जो अचानक शुरू हो जाए और 6 हफ्तों से कम रहे। तो इसमें आपने सोचना है कि सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है, अक्यूट गाउट हो सकता है, अक्यूट गाउट अटैक हो सकता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है और पैलिंड्रोमिक रियूमेटिज़्म हो सकता है। ये 4-5 चीज़ें अक्यूट में आती हैं कि यकदम शुरू होगा, 6 हफ्तों से कम रहेगा। कौन-कौन सी? सेप्टिक आर्थराइटिस है, अक्यूट गाउट अटैक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है और पैलिंड्रोमिक रियूमेटिज़्म हो सकता है। ये अक्यूट जो है आर्थराइटिस है। फिर आ जाता है क्रोनिक आर्थराइटिस। क्रोनिक आर्थराइटिस वो होता है जो 6 हफ्तों से 6 वीक से ज़्यादा रहेगा।
तो जो यूलार का 22 का आर्थराइटिस की गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, किसी किस्म की कोई भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, नॉन इन्फ्लेमेटरी नहीं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर 6 वीक से ज़्यादा है, तो ये अर्ली आरए या किसी और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की जो है वो इब्तिदा हो सकती है, और इससे स्पेशलिस्ट के पास आपने ज़रूर रेफ़र करना है। तो रेफ़रल क्राइटेरिया में ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब भी सामने आपके आ गई कि अगर कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या कोई भी अगर मोर देन 6 वीक रहती है, तो ये किसी अर्ली आरए या किसी और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की इब्तिदा हो सकती है, और आपने इसे रेफ़रल क्राइटेरिया में शामिल करना और उसको रेफ़र करना चाहिए। 6 हफ्तों की जो लिमिट है वो इसलिए अहम है क्योंकि बहुत सारी जो वायरल आर्थराइटिस होती हैं या पोस्ट इन्फेक्शियस जो आर्थराइटिस होती हैं, वो 6 वीक में खुद ही रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो 6 वीक के बाद भी अगर रह रही है, तो वो कोई जो है वो वायरल नहीं है, तो वो खुद ही सेटल नहीं होगी, तो उसको जो है वो रेफ़रल उसका करना चाहिए। तो पाकिस्तान में एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हर जॉइंट पेन जो ही देखा जाता है, तो एंसर्स जो है वो लिखती जाती हैं, और मरीज़ उन्हीं पर महीनों तक चलता रहता है, वो एंसर्स लेता रहता है। आपने याद रखना है कि जो एंसर्स हैं, वो दोनों की किस्म की जो आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में पेन तो कम करती हैं, लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की जो अंडरलाइंग डिज़ीज़ कंडीशन है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं रोकती। तो जो आरए का जो मरीज़ है, सिर्फ एंसर्स अगर वो ले रहा है, तो वो जो दिन गुज़रता जा रहा है, वो जॉइंट डिस्ट्रक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। इसलिए आपने इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की पहचान करनी है, और आपने जितना जल्दी हो सके जो है वो आपने डमार्ड्स स्टार्ट कर देने हैं, ताकि जॉइंट डिस्ट्रक्शन ना हो। तो अच्छा, मैं आपसे एक और आज का हमारा लेक्चर मैं इसको जो है वो एंड करता हूँ, इसको हम जो है एक बार फिर समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर की समरी ये है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या होगा, दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, वार्म स्वोलन जॉइंट होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा रहेगी, रेस्ट से जो है वो तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी और एक्टिविटी से बेहतर हो जाएगी, और सिस्टेमिक सिम्पटम्स होंगे, और साथ में ईएसआर, सीआरपी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज़्ड होंगे। इसके बरअक्स क्या होगा, इस नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो जॉइंट है वो हॉट नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस जो है 30 मिनट से कम होगी, और मूवमेंट करने से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी, और सिस्टेमिक सिम्पटम्स नहीं होंगे। तो ये फ़र्क आपने ज़हन में बिठा लेना है, तो आपकी क्लिनिकल रीज़निंग की बुनियाद बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी। अगला लेक्चर जो होगा, मैं कुछ पहले मज़ीद कुछ यहाँ पे मैं बयान कर दूँ कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारे जो कमिंग लेक्चर्स होंगे, वो ऑलमोस्ट 1 आवर तक जाएँगे, लेकिन वो हमारे मॉड्यूल 2 से जाके ऑलमोस्ट स्टार्ट होंगे। हमने जो मॉड्यूल 1 में कुछ 1 या 2 लेक्चर्स हैं, जिनको बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है, और उनमें हम बहुत डिटेल से हमने पैथोफिज़ियोलॉजी पे बात की है, कॉमन पिटफॉल्स पे बात किया, कुछ क्लिनिकल केसेस आपके सामने रखेंगे। लेकिन वो मॉड्यूल 1 में 1 या 2 लेक्चर्स हैं, लेकिन जो मॉड्यूल 2 में जब हम जाएँगे, तो उसके जितने भी ऑलमोस्ट लेक्चर्स हैं, क्योंकि हमने मॉड्यूल 2 हमारा आरए पे है, उसके बाद जो है वो एसएलई है, तो उसमें हम बहुत डिटेल से जो है वो आपसे डिस्कशन करेंगे। हम मॉड्यूल 1 में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और इसमें बेसिक्स पे बात हो रही है, तो हम इसमें जो है मोटी-मोटी बातें आपको समझाएँगे। बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही डिटेल में चले जाएँ, तो जो है वो लेक्चर बहुत लेंथी भी हो जाएगा, और एंड पे जो है वो समराइज़ करना चीज़ों को इतना आसान नहीं रहेगा। अब मैं आपको इन लेक्चर्स में मॉड्यूल 1 में बेसिक्स के वो मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपके क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लेकिन बहुत ही पैथोफिज़ियोलॉजी में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा, ताकि आपकी जो ये क्लिनिकल स्किल्स हैं, ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकें। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसी मॉड्यूल 1 का जो लेक्चर 4 है, जो मैं टाइम निकालूँगा, कल परसों में रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर में हम मोनो आर्थराइटिस और ओलिगो आर्थराइटिस और पॉली आर्थराइटिस की अप्रोच को जो है वो तफ़सील से हमने समझना है, और हर कैटेगरी को एक जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसको हमने सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर था, आपने इन्फ्लेमेटरी वर्सेस नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में फ़र्क करना सीखा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आपने इस जो रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास है, जितने भी जो है हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं या इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे, उन सब के लिए बेस्ट विशेज़, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास के ज़रिए जो है रिमोटोलॉजी का जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करूं, और जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, जो हमारे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उनको जो है उनके लिए रिमोटोलॉजी को ईज़ी बनाऊं, और जो है इंटरेस्टिंग बनाऊं। दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।